हेलो एवरीवन, मैं वंदना आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। हम दोस्तों लेकर आए क्लास 12 हिंदी का अर्धवार्षिक 2020-21 का पेपर। तो दोस्तों ये पेपर आपका 2021 में अर्धवार्षिक में कल के पेपर में 2 फरवरी को ज़रूर आ जाएगा। ऐसा ही पेपर आपका आता है तो इस पेपर को ज़रूर पूरा देख लें और इस पेपर का सोल्यूशन भी आपको हम इस वीडियो में दे देंगे। तो आपको इस तरीके से अगर आप सारे सब्जेक्ट के और सारे विषय के अर्धवार्षिक पेपर चाहिए तो हमारे चैनल पर जाइए, आपको सभी सब्जेक्ट के सभी विषय के पेपर आपको मिल जाएंगे और उनका सॉल्यूशन भी अगर चाहिए तो आपको वो भी मिल जाएगा। हमने क्लास 11th का जो रसायन विज्ञान का पेपर पूरा सॉल्व पेपर डाला हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिएगा। चलिए आप देख लेते हैं कि क्लास 12 हिंदी का आपका जो कल का पेपर आने वाला है वो कैसा आएगा। तो ये आपका 3 घंटे का पेपर होगा और आपसे 100 अंक का पूर्णांक होगा और ये प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसी तरीके से आपके पेपर में भी प्रश्न आएंगे। पहला क्वेश्चन है, प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है, इनमें से कौन सा प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है? गोदान, निर्मला, रंगभूमि, त्यागपत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा त्यागपत्र। मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? तो इसका हो जाएगा प्रेम सागर पंडित लल्लू लाल। पंडित लल्लू लाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अशोक के फूल निबंध। अशोक के फूल किसका निबंध है? अशोक के फूल ये है ललित। क्या है? ललित। इसका आंसर हो जाएगा खा सही। पोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? तो पोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? इसका आंसर अगर आपको आता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर नहीं आता है तो इसका आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको दे देंगे। इसके बाद हिंदी गद्य साहित्य के जनक कौन माने जाते हैं? हिंदी गद्य साहित्य के जनक कौन माने जाते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसके बाद अमीर खुसरो कवि हैं। अमीर खुसरो किस काल के कवि हैं? तो ये इसका आंसर हो जाएगा आदिकाल के। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कीर्ति लता के रचनाकार कौन है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में भी आ सकते हैं, तो इन क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लें। कीर्ति लता के रचनाकार कौन है? तो इसका हो जाए करेक्ट आंसर दलपति पत्र। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है सारापा को। हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है? हिंदी की प्रथम रचना है श्रावकाचार। हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार है। इसके बाद खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रियप्रवास। इस तरीके से आपके निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे जो क्वेश्चन दिए इसके आंसर भी आपको देने होंगे। तो आपको गद्यांश पढ़ लेना है और उसके आंसर देना है। इसी प्रकार से पद्यांश को पढ़कर भी नीचे आपको उत्तर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्य परिचय देते हुए उसकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम में से किसी एक का आपको जीवन परिचय यानी कि साहित्यिक परिचय लिखना है और उनकी प्रमुख कृतियाँ भी लिखनी है। तो आपका जो जीवन परिचय होता है वो 3 नंबर का होता है। इसके बाद 2 नंबर की आपकी रचनाएँ होती हैं। तो आपको अगर जीवन परिचय पूरा लिख देते हैं तो आपको 5 अंक पूरे मिलेंगे। अगर रचनाएं और जीवन परिचय दोनों लिखते हैं तो पूरे 5 अंक मिलेंगे। अगर आप जीवन परिचय पर लिखते हैं तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। तो इस तरीके से आपको जीवन परिचय पूरा लिखना है ताकि आपको पूरे अंक मिल जाए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि की साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। तो आपके गद्य और पद्य दोनों से पूछा जाता है। तो इस गद्य साहित्य में एक कवि का आपको जीवन परिचय लिखना है। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त। इनमें से किसी एक लेखक का आपको जीवन परिचय लिखना है। इसके बाद निम्नलिखित में से किसी एक की कथा वस्तु पर प्रकाश डालिए। ये आपके गद्यांश दिए गए हैं संस्कृत के। इसी तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम से जो अर्धवार्षिक होने वाला है 2021 का, उसमें भी आ सकते हैं। तो दोस्तों आचार्य हजारी प्रसाद जी का जीवन परिचय इस तरीके से आपको लिख देना है। हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 में बलिया जिले के दुबी का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता श्री अनमोल द्विवेदी ज्योतिष और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, अतः इन्हें ज्योतिष और संस्कृत की शिक्षा उत्तराधिकार में प्राप्त हुई। काशी जाकर इन्होंने संस्कृत साहित्य और ज्योतिष का उच्च स्तरीय ज्ञान प्राप्त किया। तो आपको पूरा जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय मिल जाएगा। ये देखिए 2011 से लेकर कंटिन्यू 2020 तक आया है। तो इस जीवन परिचय को आपको ज़रूर तैयार कर लेना है क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो ये आपको जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, पूरा आपका साहित्यिक परिचय अगर पूछा गया है तो साहित्यिक योगदान आपको लिखना होगा पूरा।
इसके बाद इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी, तो ये रचनाएं आपको लिख देनी है। अशोक के फूल, कुटाज विचार प्रवाह, ये सारे सूरदास कालिदास की ये कबीर साहित्य लहरी। इसके बाद आपकी ये इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं जयशंकर प्रसाद जी की। आप देखेंगे जयशंकर प्रसाद जी का जन्म ये भी आपका 2011 से लेकर 2020 तक आया हुआ है पूरा। तो इस तरीके से आपको पूरा जीवन परिचय पढ़ लेना है ताकि आपको पूरे अंक मिले। 5 में 5 अंक आपको मिल जाए। लहर, झरना, कहानी, उपन्यास, ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तितली, कंकाल, इरावती, ये आपसे ऑप्शनल में भी पूछे जाते हैं। कंकाल किसकी रचना है, तितली किसकी रचना है, इरावती किसकी रचना है। तो ये रचनाएं भी आपकी इम्पोर्टेंट है, बहुविकल्प क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं। इसके बाद साहित्य में स्थान क्या है, तो साहित्य में स्थान भी आपको मिल जाएगा। इसके बाद दोहा किसे कहते हैं, दोहा अर्ध सम्मात्रक छंद, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण विषम चरणों में 13-13 और दूसरे तथा चौथे चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। इस तरीके से दोहा की परिभाषा और दोहा का एग्जाम्पल आपको लिख देना है। इसके बाद सोरठा किसे कहते हैं, सोरठा अर्ध सम्मात्रक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। दोहा और सोरठा एक दूसरे को उल्टा होते हैं। जो दोहा होता है उसी को उल्टा ही सोरठा होता है। दोहा में आपकी जो मात्राएं होती हैं वो पहले और तीसरे चरण में 13-13 होती हैं, लेकिन सोरठा में 11-11 होती हैं। इस तरीके से दूसरे और चौथे चरण में 11-11 होती हैं, लेकिन सोरठा में 13-13 होती हैं। तो बिल्कुल अपोजिट होता है, दोहा का उल्टा सोरठा होता है। आपको एग्जाम्पल भी लिखने को आता है तो आप लिख दीजिएगा। इसके बाद करुण रस किसे कहते हैं, बंधु विनाश, बंधु वियोग, द्रव नाश और प्रेमी के सदा के लिए बिछड़ जाने से करुण रस उत्पन्न होता है। शोक नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से करुण दशा को प्राप्त होता है। तो इस तरीके से आपको करुण रस लिख देना है। ये आपका 2011 से लेकर 2020 में कंटिन्यू पूछा जा रहा है, करुण रस किसे कहते हैं, और इसके एग्जाम्पल भी आपको देना होता है। शांत रस किसे कहते हैं, संसार की निरासक्ता तथा इसकी वस्तुओं की नरसता का अनुभव करने से ही चित्त में वैराग उत्पन्न होता है। वैराग होने पर शांत रस की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार निर्वेद नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से शांत रस का रूप ग्रहण करता है। तो आपको ये शांत रस भी आपका 2011 से लेकर 20 तक कंटिन्यू पूछा गया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए, तो इनको जरूर याद कर लें। यमक अलंकार किसे कहते हैं, जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है और भिन्न भिन्न अर्थों में प्रकट होता है तो यहाँ यमक अलंकार होता है। आपको लिख देना है, जो एक अर्थ होता है और एक शब्द होता है अनेक अर्थ प्रकट करता है, वहाँ यमक अलंकार होता है। काली घटा का घमंड घटा, नव मंडल तारक बंद मिले। तो इस तरीके से आपको ये भी देखिए यमक अलंकार कितना इंपॉर्टेंट है, 2011 से लेकर कंटिन्यू आ रहा है 2020 तक, तो आपको इसको भी पढ़ लेना है। उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं, 2011 से लेकर 2020 तक कंटिन्यू आ रहा है। उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं, जहाँ उपमेय में जिसके लिए उपमा दी जाती है, में उपमेय की जिसके साथ तुलना की जाती है, किस संभावना की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे सो अतोड़े पीठ पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमण शैल पर आतप परु प्रभात। तो दोस्तों रस और अलंकार का हमने अलग से वीडियो बना दिया, अगर आपने वो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, उसमें भी आपको मिल जाएगा। इसके बाद देख लेते हैं इम्पोर्टेंट निबंध और जो लेटर पूछे जाते हैं। भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधकों निजी उच्च शिक्षा, अध्ययन, चिकित्सा तथा इंजीनियरिंग हेतु शिक्षा ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र, ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 2011 से लेकर के 12, 13, 17, 18, 19 तक कंटिन्यू आया है। ये अपनी उच्च शिक्षा पूरी करने के लिए शैक्षिक ऋण प्राप्त करने के उद्देश्य से बैंक प्रबंधन को पत्र कैसे लिखेंगे, 2020 में ही पूछा गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कैसे लिखेंगे, सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय, केनरा बैंक शहर शाखा। विषय में डाल देंगे अध्ययन के लिए ऋण प्राप्ति के लिए हेतु। इसके बाद लिखेंगे महोदय, मैं विकास कुमार जैन ने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से BSc भौतिकी रसायन और गणित शिक्षा परीक्षा प्राप्त की है, 70 अंकों के साथ उत्तीर्ण किए। मैंने MA द्वितीय वर्ष में प्रवेश लिया है, द्विवर्षीय में प्रवेश लिया और साथ साथ प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी परीक्षा के लिए तैयारी भी करना चाहता हूँ।
मेरा अध्ययन आबाद चलता रहे, इसके लिए मुझे इतने इतने रुपए की आवश्यकता है। मुझे पता चला है कि आपकी बैंक की अनेक ऋण योजनाओं में एक योजना के अंतर्गत अध्ययन के लिए भी ऋण का प्रदान किया जाता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके द्वारा प्रदत्त ऋण की भुगतान प्रक्रिया अध्ययन पूर्ण होते ही यथाशीघ्र कर दूंगी। उपयुक्त उद्देश्य हेतु आपके सक्रिय सहयोग की अपेक्षा करता हूँ। तो इस तरीके से अवधि और डेट डाल देना है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद देख लेते हैं संक्रमणक रोग यानी कोरोना वायरस, जो आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है। इस पर निबंध पूछा जाता है, तो इसको निबंध कैसे आपको लिखना है, पूरी प्रस्तावना से आपको स्टार्ट करना है। प्रस्तावना, कोरोना वायरस कैसे फैलता है, कोरोना वायरस के लक्षण, कोरोना वायरस से बचने के उपाय, कोरोना वायरस का चीन पर पहला वार, कोरोना वायरस से निपटने के लिए खोज, लॉकडाउन ने पहली पहल और उपसंहार। ये आपको पूरा कोरोना वायरस का निबंध लिख देना है, कैसे फैलता है। प्रस्तावना क्या है, कोरोना वायरस कहाँ से आया, कैसे आया, हमें नहीं पता चला, लेकिन समाचार की दृष्टि से यह कोरोना वायरस चीन के वुहान राज्य से फैला। कहा जाता है कि चीन के वुहान राज्य के समुद्री खाद्य बाजार अर्थात पशु मार्केट से निकलकर चीन के कई राज्यों में फैला और देखते ही देखते इसने लाखों लोगों की जिंदगी से खेलना शुरू कर दिया। इस कोरोना वायरस ने 180 देशों को अपने चपेट में ले लिया और अभी तक दिसंबर 2019 में चीन में पहला कोरोना वायरस से पुष्टि की गई और इस वायरस ने लगभग 2 लाख लोगों की जान ले ली। 17 जनवरी 2020 को चीन ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को नए वायरस कोविड-19 के बारे में जानकारी दी। अब कोविड-19 फैलता कैसे, इसके बारे में पूरा आपको लिख देना है। कोरोना वायरस के लक्षण क्या क्या होते हैं, ये आपको लिख देना है। कोरोना वायरस से बचने के उपाय क्या क्या होते हैं, ये आपको सारा लिख देना है। कोरोना वायरस का चीन पर पहला वार कब हुआ, ये आपको पूरा लिख देना है। इस तरीके से मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसे आपका अर्धवार्षिक के लिए भी और वार्षिक के लिए भी। कोरोना वायरस ने पहली पहल कब की, कोरोना वायरस ने निपटने के लिए खोज कब हुई, लॉकडाउन की भारत में पहली पहल कब की गई। इस तरीके से आपको पूरा ऐसे लिख देना है। आपको बाद में उपसंहार लिख देना है। आपको देखा जा रहा है जहाँ मरीजों का इलाज चल रहा है वहाँ हर चीज़ में कोरोना वायरस का प्रकोप है। कोरोना वायरस बहुत ही समय तक हवा में, कपड़ों में कई घंटों तक जीवित रह सकता है। भारत की जनता को चाहिए कि वह कपड़ों में कई घंटों तक कोरोना वायरस से निपटने के लिए सरकार द्वारा दी गई हिदायतों में अपनी दुष्प्रभाव फैलने से रोकें और बचाएं। तो दोस्तों ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से थे जो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 में आ सकते हैं। तो दोस्तों इनको ज़रूर आप तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों विदा लेते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।